हेलो एवरीवन। तो ये होने वाली है सॉलिड स्टेट की लास्ट वीडियो जिसमें हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से पक्का बोर्ड में आपके जो एचपी बोर्ड में है पक्का यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेक्ट्स की या इम्परफेक्शंस की। तो जो क्रिस्टल है अगर देखा जाए तो कोई भी जो क्रिस्टल है आपका वो आइडियल क्रिस्टल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आइडियल क्रिस्टल के लिए एक कंडीशन होती है कि उसमें क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होना चाहिए और जो उसका लैटाइस है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल तब है जब जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो होगा और एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनमें क्या होते हैं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें क्या होती है, इम्परफेक्शन होती है। ठीक है, जैसे हम अपना ही एग्जांपल ले लें, कोई भी बंदा बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, उसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। तो वैसे ही आपके जो क्रिस्टल्स हैं जिनके साथ हम डील करते हैं तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते, उनमें क्या होते हैं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। तो आज हम इन्हीं डिफेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दो तरह के हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड होते हैं, एक को बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड, एक को बोलते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड। तो स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ आयन्स हैं आपके वो क्या होते हैं, बिल्कुल सेम रहते हैं। जो भी आपको केमिकल फार्मूला बता रहा है वह उतने ही आपके नंबर ऑफ आयन्स उसमें प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं NaCl का, मैं एग्जांपल लेता हूं NaCl का, तो फॉर्मूला हो गया NaCl। तो इसका मतलब है अगर एक आपका सोडियम एटम है तो क्लोरीन एटम भी आपका एक ही प्रेजेंट है। मतलब इसमें जो सोडियम और क्लोरीन का रेशो है वो क्या है, 1:1। मतलब अगर आपका एक सोडियम है तो क्लोरीन भी आपका कितना है, एक ही है। बट मान लो अब इसमें क्या आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया, इसमें क्या आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया। तो डिफेक्ट आने के बाद भी अगर इनका जो रेशो है, अगर जो इनका रेशो है वो क्या रहता है, 1:1 ही रहता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। मतलब स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें जो आयंस का रेशो होता है या जो एटम्स का रेशो होता है वो क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। जैसा आपको फॉर्मूला आपको बता रहा है वैसा ही उनमें क्या रहेगा, रेशो भी रहेगा। जैसे फॉर्मूला क्या बता रहा है NaCl का कि अगर एक Na है तो Cl भी एक ही होगा। ठीक है, तो डिफेक्ट आने के बाद भी अगर इन दोनों का जो रेशो है वो क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। एक Na है तो उसके रिस्पेक्ट में एक ही क्लोरीन एटम है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। तो स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें दो तरह के डिफेक्ट पाए जाते हैं। पहला हो गया आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा हो गया आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट? तो सबसे पहले हम समझेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट को। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, ये ऐसा डिफेक्ट है, और सबसे पहले तो जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम शॉर्टकी था, तो उनके नाम पे इस डिफेक्ट का नाम शॉर्टकी डिफेक्ट पड़ा। तो इसमें क्या होगा, जो आपके लैटाइस होगा उसमें से क्या होंगे, कुछ एक आयंस क्या हो जाएंगे, आपके गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कई कारण से हो सकता है। अगर हम मान लो क्रिस्टल को हीट करें तो वहां से क्या हो सकता है, कई आयंस अपनी जगह को छोड़ के जा सकते हैं। तो ऐसे डिफेक्ट जिसमें जो आपके आयंस हैं वो क्या होंगे, अपनी नॉर्मल लैटाइस साइड से गायब होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्रिस्टल है कुछ इस तरह का, मान लो मेरे पास क्या है, कोई क्रिस्टल है मान लो इस तरह का। ठीक है, अब मान लो मैं इसको क्या करता हूँ, हीट करना शुरू कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, इसको हीट करना शुरू कर देता हूँ। लेट अस सपोज दैट ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मान लो मैं क्या करता हूँ, इस क्रिस्टल को हीट करना शुरू कर देता हूँ, हीट करना शुरू कर देता हूँ। तो हीट करने की वजह से क्या होगा, कुछ एक आयंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अपनी जगह से गायब हो जाएंगे। कुछ एक जो आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, अपनी जो जगह है वहां से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट बोला जाता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होगा, जिसमें जो आपके आयंस होंगे, आपके जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, अपनी नॉर्मल लैटाइस साइड से बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब ये आपके नॉर्मल लैटाइस साइड से गायब होंगे तो इनकी जगह क्या क्रिएट हो जाएगी, एक खाली जगह क्रिएट हो जाएगी, जिसको क्या बोला जाता है, होल बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, होल बोला जाता है या वैकेंसी बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई, जो आयंस पहले इस जगह को ऑक्यूपाई कर रहे थे अब वो क्या हो गए, इस जगह से गायब हो गई। तो इनकी जगह यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। इसीलिए इस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट भी बोला जाता है। इसलिए इस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट भी बोला जाता है।
क्लियर हो गया। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, जो आपके आयंस हैं वो क्या होते हैं, अपनी नॉर्मल लैटाइज साइड से गायब हो जाते हैं। तो उनकी वजह से वहाँ पे क्या होती है, खाली जगह क्रिएट हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, होल बोला जाता है। ठीक है। वेयर एज जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है, ये आपने दिया था जो आपके रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंकल। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आपके आयंस हैं, जो आपके आयंस हैं वो क्या होंगे, अपनी नॉर्मल लैटाइट साइज से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है। कारण हमको जानने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे कारणों से ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, जो आयंस है वो अपनी नॉर्मल लैटाइट साइड से तो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है। मान लो ये है कैटाइन, ये क्या हो जाएगा, अपनी नॉर्मल लैटाइट साइड से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बट ये कहाँ चले जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट, या जिसको हम वॉइड बोलते हैं, वहां पे चला जाएगा। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है। जब आपके जो आयंस हैं वो क्या होंगे, अपनी नॉर्मल लैटाइज साइड से गायब होंगे और वो कहाँ चले जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएंगे। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे भी अगर देखें हम, यहाँ पे भी क्या क्रिएट हो गया, आपका एक होल क्रिएट हो गया। तो पहला डिफरेंस आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो दूसरा डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा एक और बात समझना कि यहाँ पे इस शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हो रहा है, जो आपके आयंस है वो अपनी नॉर्मल लैटाइज साइड से गायब हो रहे हैं। अब जो क्रिस्टल है उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जितने नंबर ऑफ आपके कैटाइंस जा रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ कौन चले जाएंगे, एनाइंस चले जाएंगे, ताकि क्रिस्टल जो है मेरा वो क्या रहे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। ताकि जो मेरा क्रिस्टल है वो क्या रहे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। इसलिए जितने नंबर ऑफ आपके कैटाइंस जा रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ के एनाइंस यहाँ से चले जाएंगे, ताकि जो क्रिस्टल है वो क्या रहे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे और उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है जी, ओके। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके आयंस हैं वो क्या हो रहे हैं, अपनी नॉर्मल लैटाइज साइड से गायब हो रहे हैं, नॉर्मल लैटाइज साइड से गायब हो रहे हैं। मतलब यहाँ से जो आयंस हैं वो क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर हम देखें, आपको पता है जो डेंसिटी है आपकी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास अपॉन वॉल्यूम के। तो अगर देखा जाए, जब यहाँ से नंबर ऑफ आयंस निकल जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, तो जो मास है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट है उसमें जो डेंसिटी है आपकी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हो जाती है, जो आपकी डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वेयर एज फ्रैंकल डिफेक्ट में अगर हम देखें, तो जो आपकी डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो आपके आयंस हैं वो अपनी जगह को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो क्या करे, क्रिस्टल के अंदर ही क्या कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल साइट में जा रहे हैं। मतलब वो क्रिस्टल से बाहर नहीं निकल रहे। ठीक है। तो इसमें जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी, आपकी अनचेंज्ड रहेगी। मतलब जो डेंसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके। तो शॉर्टकी डिफेक्ट, तीसरा डिफरेंस हो गया। शॉर्टकी डिफेक्ट वो कंपाउंड्स दिखाते हैं, वो क्रिस्टल्स दिखाते हैं जिनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कैसा होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि एक एटम के चारों तरफ क्या होंगे, बहुत सारे आयंस होंगे। एक एटम के चारों तरफ मतलब एक एटम का जो पड़ोसी है, एक एटम का पड़ोसी क्या होंगे, बहुत सारे और पड़ोसी होंगे, उसके चारों तरफ क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स और लगे होंगे। तो हाई कोऑर्डिनेशन वाले क्यों दिखाते हैं, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा तो अगर कुछ एक, मान लो ये है कोई एटम, ठीक है, मान लो कोई ये है एटम, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, 8 एटम और है, इसके चारों तरफ क्या है, 8 एटम और है। तो अगर मान लो उनमें से एक एटम या 2 एटम भी गायब हो जाए या बाहर निकल जाए, तो इस क्रिस्टल की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर क्या होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, इसका मतलब है कि एक एटम के चारों तरफ क्या है, सिर्फ मान लो 3 एटम्स ही जुड़े हुए हैं, एक एटम के चारों तरफ सिर्फ 3 एटम्स ही अटैच्ड है। तो अगर उन 3 एटम में से 2 एटम जा रहे हैं, तो जो क्रिस्टल है आपका वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। उसका जो लैटाइस है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो शॉर्टकी डिफेक्ट है वो वाले कंपाउंड शो करते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। मतलब एक एटम के जो पड़ोसी हैं वो क्या होने चाहिए, बहुत सारे एटम्स होने चाहिए, क्योंकि अगर उनमें से 1-2 एटम भी चला जाए तो क्रिस्टल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, मतलब एक एटम के चारों तरफ सिर्फ 4 एटम्स ही होंगे या 3 एटम्स ही होंगे, तो अगर उनमें से 2 एटम्स निकल जाएं तो क्रिस्टल के ऊपर बहुत बड़ा फर्क
पड़ेगा। इसीलिए शॉर्ट की डिफेक्ट कौन शो करते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, और इसमें जो आपके कैटायन और एनाइंस है उनका जो साइज है वो क्या होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर। आइंस का जो साइज है, आइंस का जो साइज है वो क्या होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है जी। तो इसके एग्जांपल हो गए हमारे NaCl, KCl, NaCl, KCl, ठीक है, जिसमें आयंस का जो साइज है, मतलब सारे आपके मेटल के हैलाइड्स, सारे आपके जो मेटल के हैलाइड्स हैं, ठीक है, वो इसमें आते हैं, सारे आपके मेटल के हैलाइड्स। तो यहाँ से आपका एक नंबर का क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा डिफेक्ट शो करता है, ये कौन सा डिफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है। इसमें जो आपके जो कंपाउंड्स हैं वो कौन शो करते हैं? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आयन है या जो आपका एटम है वो क्रिस्टल को छोड़ के नहीं जाता, बल्कि वो अपनी पोजीशन को सिर्फ चेंज करता है। वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से कहाँ चला जाता है? इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड में चला जाता है। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होना चाहिए? एनाइन का साइज बड़ा होना चाहिए और कैटाइन का साइज छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये उन कंपाउंड्स में होता है जिसमें एनाइन का साइज बड़ा और कैटाइन का साइज छोटा होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके कैटाइन्स है वो आपको पता ही है, कैटाइन का साइज छोटा होता है, एनाइन का साइज बड़ा। तो इसमें क्या हो रहा है? जो आपका आयन है वो अपनी जगह को छोड़ के कहाँ जा रहा है? इंटरस्टिशियल साइट में या वॉइड में जा रहा है। ठीक है, तो अगर कैटाइन एनाइन का साइज क्या होगा? बहुत बड़ा। अगर एनाइन का साइज होगा बहुत बड़ा तो उनके बीच का जो खाली जगह है, उनके बीच की जो खाली जगह है वो भी क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। तो इसीलिए जो कैटाइन है वो क्या हो सकता है? उस इंटरस्टिशियल साइट में इजीली जा सकता है। जो आपका कैटाइन है वो क्या कर सकता है? इजीली इंटरस्टिशियल साइट में जा सकता है। अगर जो आपके एनाइन है उनका साइज क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उनके बीच का गैप भी फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कैटाइन इजीली उसमें चला जाएगा। तो ये वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है और एनाइन का साइज कैटाइन के साइज से बहुत बड़ा होता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का बनता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है। ठीक है जी। तो अगर दूसरा देखा जाए कॉन्सिक्वेंसेस, इन दोनों जो आपके डिफेक्ट हो रहे हैं, अच्छा इसके एग्जांपल हो गया आपके, इसके जो एग्जांपल है वो सारे सिल्वर हैलाइड्स, AgCl, AgBr, और AgBr में ध्यान रखना ये आपका फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है और आपका शॉर्ट की डिफेक्ट भी ये शो करता है। जितने भी आपके सिल्वर हैलाइड्स हो गए या जिंक सल्फाइड हो गए, ये इसके एग्जांपल है किसके? फ्रेंकल डिफेक्ट के। तो इस तरह से आपने लिखना है। अच्छा, अब बात की जाए कॉन्सिक्वेंसेस। अब बात की जाए कॉन्सिक्वेंसेस कि इस फ्रेंकल डिफेक्ट या शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से जो क्रिस्टल है उसमें क्या क्या चेंज आता है, उसमें क्या क्या चेंज आता है। ओके, अच्छा जी, तो पहला चेंज क्या है? इन डिफेक्ट की वजह से क्या होगा? जो क्रिस्टल्स है उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि दोनों डिफेक्ट में अगर देखा जाए, यहाँ पे किसकी क्रिएशन हो रही है? होल की क्रिएशन हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? खाली जगह पैदा हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? खाली जगह आपकी पैदा हो रही है। ठीक है जी। तो अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो आयंस क्या करने लग जाएंगे? इसमें मूव करने लग जाएंगे। तो होल्स की वजह से क्या होगा? आयंस अपनी पोजीशन से मूव होने लग जाएंगे और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्लियर है जी। तो होल्स की क्रिएशन की वजह से जो क्रिस्टल है उसकी जो डेंसिटी है वो भी आपकी कम हो जाएगी। दूसरा, होल्स की वजह से क्या होगी? जो लैटाइस एंथैल्पी है या जो स्टेबिलिटी है क्रिस्टल की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। जितने ज़्यादा आपके होल क्रिएट होंगे उतनी जो आपकी स्टेबिलिटी है क्रिस्टल की वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है जी। और चौथी बात क्या है? फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या हो रहा था कि जो आयंस है वो अपनी जगह को छोड़ के क्या कर रहे थे? लैटाइस इंटरस्टिशियल साइट में जा रहे थे। तो उसकी वजह से क्या होंगे? जो सेम चार्ज वाले आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में, मेनली ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, तो इसको आपने इस तरह से लिखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स की। नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स, देखो ध्यान रखो, इसमें क्या होगा? जैसे हमने शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़ा, जो क्रिस्टल है वो क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। मतलब जितने आपके वहां से एनाइंस निकलेंगे उतने ही आपके कैटाइंस निकलेंगे। तो जो रेशियो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं
मेरा जो क्रिस्टल है उसमें 100 है Na पॉजिटिव और 100 है Cl नेगेटिव, ठीक है। तो अगर देखा जाए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का रेशो वो कितना आ जाएगा, 100:100, तो ये किसके आ जाएगा, 1:1। अब मान लो इसमें क्या आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया, इसमें क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट आने के बाद अब होगा क्या, क्रिस्टल आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जितने आपके कैटाइन है उतने ही आपके जो एनाइन है वो क्या हो जाएंगे, वहां से चले जाएंगे। तो मान लो Na पॉजिटिव कितने रह गए, 50, Cl नेगेटिव भी कितने रह गए, मान लो 50 रह गए, ठीक है। तो अगर मैं अभी भी इनका रेशो निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, 1:1। तो मतलब ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जिसमें जो आपका रेशो है आयंस का वो क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। जो आपका फॉर्मूला आपको बता रहा है वही क्या रहेगा, आपका आयंस का रेशो रहेगा, चाहे उसमें डिफेक्ट आए चाहे उसमें डिफेक्ट ना आए, ठीक है जी। अब बात करने वाले हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स की। नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं इसके उल्टे, नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स इसके उल्टे, कि जिसमें जब डिफेक्ट आ जाए, अगर उनमें क्या आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, तो उनमें जो रेशो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उनमें क्या हो जाता है, जो रेशो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मेट्रिक कंपाउंड्स, इसमें इनमें क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डिफेक्ट आने के बाद जो आपका रेशो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये है आपका फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का, तो इसमें जो A और B का रेशो है वो क्या है, 1:1। अब मान लो इसमें क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, क्या आ गया, डिफेक्ट। मान लो अब A बच गए आपके 25 और B बच गए आपके कितने, B बच गए आपके 50, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या रेशो आ जाएगा आपका, 1/2:1। मतलब जो आपका रेशो है वो क्या हो गया, अब चेंज हो गया। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बोला जाता है, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और रिपीट हो चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ओके, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब जहां पे मेटल क्या होंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। देखो कोई भी क्रिस्टल है तो उसमें 2 तरह के आयंस होते हैं, एक को बोलते हैं हम कैटाइन, एक को बोलते हैं हम एनाइन, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर मेटल्स देखा जाए, मेटल आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मतलब जो कैटाइंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, मेटल को। तो यहां से अगर देखा जाए मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब जिस क्रिस्टल में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कैटाइंस बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ एनाइंस कम हो जाएंगे, जिसमें नंबर ऑफ कैटाइंस ज्यादा हो जाएंगे और नंबर ऑफ एनाइंस कम हो जाएंगे। तो जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो आपका 2 कारणों की वजह से आता है। पहला कारण हम डिस्कस करने वाले हैं जिसको बोला जाता है एनायनिक वैकेंसी, ठीक है जी। तो एनायनिक वैकेंसी कब होगी, जब आपके जो आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल लैटाइज साइड से गायब हो जाएंगे, ठीक है। इट अराइजेज व्हेन एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटाइज साइड्स, लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ होल। और इन होल्स में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं ताकि क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, ठीक है। तो इसको भी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास किसका क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है जी। ओके, तो मेरे पास क्या है, एक NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्रिस्टल को सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्रिस्टल को सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ। तो होगा क्या, जब यहाँ पे सोडियम वेपर्स को इस क्रिस्टल के ऊपर डाला जाएगा, जो सोडियम एटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इसके सरफेस में एडजॉर्ब हो जाएंगे।
सोडियम मेटल जो है, ठीक है, सोडियम वेपर जो है, जो वेपर फॉर्म में होगा वो क्या हो जाएगा, इसके सरफेस में एड्जॉर्ब हो जाएगा। अब होगा क्या, तो कॉन्टिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो आपके मेटल्स हैं उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, कम होती है। तो हीट करने की वजह से क्या होगा, जो आपके सोडियम वेपर्स होंगे इनकी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी, इनकी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी, और ये Na पॉजिटिव में क्या हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे, मतलब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। अब होगा क्या, जो ये सोडियम वेपर्स इसके सरफेस में एड्जॉर्ब होंगे, ये क्या करेंगे, इन Cl नेगेटिव्स को अपनी तरफ खींचेंगे। ये क्या करेंगे, इन Cl नेगेटिव आयंस को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो Cl नेगेटिव है वो कहाँ चला जाएगा, इस Na पॉजिटिव के पास चला जाएगा। जो Cl नेगेटिव है वो कहाँ चले जाएगा, Na पॉजिटिव के पास चला जाएगा, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से ये NaCl की फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह एक होल क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो ये आपका इलेक्ट्रॉन होगा Na का, वो कहाँ चला जाएगा, इस होल की जगह में चला जाएगा। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। अब हुआ क्या, जो आपके नंबर ऑफ एनाइंस हैं, नंबर ऑफ एनाइंस क्या होंगे, कम हो गए, और नंबर ऑफ कैटाइंस बढ़ गए, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो आपके Cl नेगेटिव है वो क्या हो जाएंगे, अपनी जगह को छोड़ के चले जाएंगे, किसके साथ, Na के साथ निकल जाएंगे, और उनकी जगह क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो इन होल्स में क्या होगा, जो आपके सोडियम के इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेंगे, एंट्रैप्ड होके रह जाएंगे, ताकि जो क्रिस्टल है वो क्या रहे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। और जो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बोला जाता है एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन, फारबेन सेंटर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, जो क्रिस्टल है, जो आपका क्रिस्टल है वो क्या बन जाता है, कलर्ड बन जाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो क्रिस्टल है वो क्या बन जाता है, कलर्ड बन जाता है, क्योंकि क्या होगा, अब जैसे इनको एनर्जी मिलेगी तो जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को एक्सेप्ट करके कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होगी तो ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं रहेंगे, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी उतनी एनर्जी छोड़ के वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, और जो एनर्जी है उसको रेडिएशन की फॉर्म में एमिट करेंगे, और उसकी वजह से जो क्रिस्टल है उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब जो क्रिस्टल है उसमें क्या आ जाएगा, आपका चेंज आ जाएगा। जैसे आपका NaCl, अगर NaCl में मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो कलर का वो हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। ठीक है, मान लो आपका अगर कोई क्रिस्टल है KCl, ठीक है, KCl है वो क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वॉयलेट कलर का हो जाएगा। ठीक है जी, और आपका लिथियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड कौन से कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है एनायनिक वैकेंसीज। जब क्या किया जाता है, किसी भी क्रिस्टल को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तो जो वहाँ से एनाइंस हैं वो क्या होंगे, उन सोडियम वेपर्स के साथ चले जाएंगे, और उनकी जगह पीछे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखने के लिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके एंट्रैप्ड होके रह जाएंगे, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या आता है, किसी भी क्रिस्टल में कलर आता है। ठीक है जी, तो दूसरी कंसेप्ट क्या है इसमें, कि जो एक्सेस कैटाइंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। ओके, मेटल एक्सेस डिफेक्ट दूसरे तरीके से क्या आता है, दूसरा जो कारण है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का दूसरा कारण है एक्स्ट्रा कैटाइन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका क्रिस्टल है बेसिकली, मान लो इसका जो एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड, ZnO, इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है जी, ओके। तो इसमें क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट जो आपके एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है या एक्स्ट्रा कैटाइन है वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट्स एंड टू मेक क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन रिमेन entrapped in another void।
तो इस इफेक्ट को इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, और इसकी वजह से क्या आता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है। मान लो मेरे पास है जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल, मेरे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल। मान लो मेरे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ठीक है जी, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है मेरे पास, ठीक है जी, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हीट करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जिंक ऑक्साइड को हीट करने लग रहा हूँ, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड को हीट करने की वजह से क्या होगा, ये किस में टूट जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में, साथ में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, साथ में यहाँ से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। तो जैसे ही मैं इस क्रिस्टल को हीट करने लगूंगा, जैसे ही मैंने इस क्रिस्टल को हीट करने लग गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो आपकी ये आयंस थे, इनकी जो काइनेटिक एनर्जीज थी वो क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गई, वो क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गई, और इनके बीच के जो बॉन्ड्स थे वो क्या हो गए, टूटना शुरू हो गए। तो बॉन्ड टूटने की वजह से क्या हो गया, जो ऑक्सीजन एटम्स थे उन्होंने क्या कर दिया, आपस में कंबाइन कर दिया, और वो ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में क्या हो गए, क्रिस्टल से निकल गए, और वो क्या हो गए, ऑक्सीजन गैस की जो फॉर्म थी, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में वो क्या हो गए, क्रिस्टल से निकलना शुरू हो गए। अब होगा क्या बेसिकली, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएंगे, होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, जो आपके जिंक एटम्स हैं, जो आपके Zn2 पॉजिटिव आयंस हैं, वो कहाँ चले जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएंगे। और जो ये इलेक्ट्रॉन निकला, ताकि क्रिस्टल क्या रहे, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहे हैं, आपके जो नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या हो रहा है, एनायन क्या हो रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहे हैं, एनायन निकल रहे हैं। तो क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए कि जो आपकी ये इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होते हैं, साथ वाला जो इंटरस्टिशियल साइट है उसमें चले जाएंगे, ठीक है जी। तो जो मेटल आयंस है वो आपके इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएंगे, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये दूसरे इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएंगे, ताकि जो क्रिस्टल है वो क्या रहे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। क्योंकि इस क्रिस्टल को हीट करने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगी, निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो जितने आपके Zn पॉजिटिव आयंस इंटरस्टिशियल साइट में जाएंगे, उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट में जाएंगे। तो इस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोला जाता है, ठीक है जी। तो इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जब इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट आएगा तो उसकी वजह से क्या होगी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं इस इफेक्ट में क्या हो रहा है, जो आपके होल्स हैं उनमें कौन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो जाएगी, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से। तो यहाँ पे एक टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे जिनको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप का मतलब है जिसमें जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से आ रही है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से यहाँ पे कौन से सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिन क्रिस्टल्स में भी आता है वो क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं, वो क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, कलर्ड। जैसे NaCl आपका येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है, लिथियम क्लोराइड आपका पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ओके जी। तो दूसरा है इसमें इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। नेक्स्ट है आपका मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है मेटल डेफिशिएंट मतलब जो मेटल्स है, ठीक है, उनकी जो कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, या जो मेटल्स है वो क्या है, कम मात्रा में है, और जो आपके मेटल्स बोले तो कैटाइन आपके कम मात्रा में है और एनाइन आपके ज़्यादा मात्रा में, मतलब जिसमें एनाइंस ज़्यादा होंगे, सॉरी, जिसमें आपके एनाइंस ज़्यादा होंगे और कैटाइंस कम होंगे, ठीक है, ओके जी। तो जो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है ये भी दो कारणों की वजह से आता है। पहला हो गया कैटाइन वैकेंसी, पहला क्या हो गया, कैटाइन वैकेंसी, ठीक है जी, कैटाइन वैकेंसी। तो कैटाइन वैकेंसी का मतलब है इसमें क्या होगा, इन दिस डिफेक्ट सम ऑफ कैटाइन्स आर मिसिंग from their normal lattice site. Some of the cations are missing from their normal lattice site,
ठीक है। और जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे कैटाइंस होंगे जिनके पास क्या होगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। टू मेक क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज मस्ट बी बैलेंस्ड बाय कैटाइंस कैरिंग सम एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। तो इसको हम अब एक एग्जांपल से समझने वाले हैं, जैसे आपका आयरन ऑक्साइड। ओके, तो पहले तो एक चीज़ देखो, ये उन क्रिस्टल्स में आता है जिसमें जो आपके मेटल्स हैं या जो आपके कैटाइंस हैं वो क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये उनमें आता है डिफेक्ट में जो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। तो इसका सिंपल एग्जांपल हो गया आपका आयरन ऑक्साइड, इसका सिंपल एग्जांपल हो गया आपका आयरन ऑक्साइड, ठीक है जी। ओके, तो देखा जाए, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे क्या होंगे, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, कुछ एक जो आपके कैटाइंस होंगे वो क्या होंगे, अपनी नॉर्मल लैटाइस साइड से गायब होंगे, अपनी नॉर्मल लैटाइस साइड से। तो लैटाइस साइड से वो गायब क्यों होंगे, उसको हीट करके या बहुत सारे और फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये क्या हो सकते हैं, अपनी जगह से जा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो कुछ एक जो कैटाइन हो जाएंगे, कुछ एक जो कैटाइन है वो क्या हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल लैटाइस साइड से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल लैटाइस साइड से चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएंगे, क्या क्रिएट हो जाएंगे, होल क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गए, जो आपके कैटाइंस थे वो क्या हो गए, अपनी जो नॉर्मल जगह थी वहाँ से क्या हो गए, चले गए, वहाँ से क्या हो गए, चले गए। अब हुआ क्या, लेट अस सपोज दैट यहाँ से क्या हो गए, 3 आपके Fe2 पॉजिटिव आयंस निकल गए, ठीक है। तो अब जो क्रिस्टल है उसको क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है, क्रिस्टल को क्या रखना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है। तो उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए क्या होगा, जो आपका पड़ोसी Fe2 पॉजिटिव होंगे, जो आपके पड़ोसी कौन होंगे, Fe2 पॉजिटिव आयंस होंगे, वो किस में बदल जाएंगे, Fe3 पॉजिटिव आयंस में बदल जाएंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अगर देखा जाए तो 3 आपके क्या निकल रहे हैं यहाँ से, Fe2 पॉजिटिव, मतलब +6 चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ से कम हो रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो 7 वाले पड़ोसी हैं, 7 वाले पड़ोसी क्या हो जाएंगे, Fe2 पॉजिटिव से किस में चेंज हो जाएंगे, Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। तो अगर यहाँ से 3 Fe2 पॉजिटिव निकल रहे हैं तो उसकी जगह क्या हो जाएंगे, 2 Fe3 पॉजिटिव आ जाएंगे, उनकी जगह कौन ले लेगा, 2 Fe3 पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। तो इसीलिए ये उन्हीं मेटल्स में होती है या उन्हीं कंपाउंड्स में होती है जिसमें जो मेटल है वो क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसमें कॉन्टिन्यूसली होता क्या रहेगा कि जो आपके आयंस हैं वो क्या करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन को छोड़ते रहेंगे और उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है जी। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, जिसमें जो मेटल है वो अपनी नॉर्मल लैटाइस साइड से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो पड़ोसी है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, जो पड़ोसी होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, इनमें मेटल्स में ये क्या हो जाएंगे, लस्ट्रस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, चमकीले हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, चमकना शुरू कर देंगे। और जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल है, जो आपका आयरन पायरेट्स है, FeS है, उसको क्या बोला जाता है, फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है, फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, इस डिफेक्ट की वजह से गोल्ड की तरह शाइन करने लग जाता है, ठीक है जी। ओके, तो इसको बोला जाता है आपका कैटाइन वैकेंसी। और दूसरा किसकी वजह से आ सकता है, एक्स्ट्रा कैटाइन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, दूसरा एक किसकी वजह से आ सकता है, एक्स्ट्रा कैटाइन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, एक्स्ट्रा कैटाइन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, एनाइन, एक्स्ट्रा एनाइन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, एक्स्ट्रा एनाइन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकते हैं, जो आपके एक्स्ट्रा एनाइन है वो कहाँ जा सकते हैं, ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। तो उसकी वजह से भी क्या आ सकता है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट आ सकता है। और क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो आपका पड़ोसी मेटल है, जो कैटाइन है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बढ़ जाएगा, ठीक है जी।
कि जो एनाइन है आपके वो कहाँ चले जाएंगे, आपके इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएंगे, और जो आपका मेटल है, जो आपका पड़ोसी मेटल है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाएगा। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है, +1 से +2 चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब जो कंडक्टिविटी है क्रिस्टल की वो किसकी वजह से बढ़ रही है, होल्स की वजह से या पॉजिटिव चार्ज की वजह से बढ़ रही है। इसलिए इस मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की वजह से कौन से सेमीकंडक्टर बनते हैं, आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर आपके बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मूवमेंट किसकी हो रही है, पॉजिटिव होल्स की मूवमेंट हो रही है, इसीलिए इसमें क्या बनते हैं, आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। क्लियर है जी। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम, इन जो ये मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है, इनको क्या बोला जाता है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स में ये डिफेक्ट आपके शो होते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से क्या आ सकता है, आपको एक न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, जिसमें आपने क्या निकालना होता है, फ्रैक्शन निकालने होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। एनालिसिस शो दैट कि जो निकल ऑक्साइड हैज़ अ फार्मूला, निकल ऑक्साइड का फार्मूला दे रखा है, Ni दे रखा है 0.98 और ऑक्साइड दे रखा है 1.00। ओके जी, अच्छा, व्हाट फ्रैक्शन विल निकल एग्जिस्ट एज, ओके, तो ये बोल रहा है कि निकल का कितना फ्रैक्शन Ni2 पॉजिटिव की फॉर्म में होगा और कितना फ्रैक्शन Ni3 पॉजिटिव की फॉर्म। ओके, पहले तो क्वेश्चन में आप एक चीज देखो कि देखा जाए तो मेटल है, उनकी कंसंट्रेशन है 0.98 और ऑक्सीजन की है 1। इसका मतलब है जो मेटल है वो उनकी जो संख्या है वो क्या है, कम है, और जो एनाइन है आपके उनकी संख्या है ज़्यादा। मतलब ये कौन सा डिफेक्ट आ गया, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट आ गया, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मतलब जो मेटल्स हैं वो क्या होंगे, आपके यहाँ से गायब होंगे। तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट किस में आता है, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो मतलब जो निकल है वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +2 और +3, जो हमने इफेक्ट इससे पहले पढ़ा। मतलब इस क्वेश्चन से ही हमारे को, इससे हमको, इस डेटा से हमको पता लग गया कि इसमें कौन सा डिफेक्ट आ रहा है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो हमने क्या करना है, इनकी कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, इनकी परसेंटेज निकालनी है। तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेट अस सपोज दैट कि निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मान ली हमने x, निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मान ली हमने x। तो अगर देखा जाए तो निकल 3 पॉजिटिव की कितनी हो जाएगी, 0.98 - x, क्योंकि टोटल मिला के इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.98। तो इसको मान लिया हमने x और इसको मान लिया हमने 0.98। तो अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो देखा जाए Ni2 पॉजिटिव है। ठीक है, चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, और कितने हैं, x नंबर ऑफ है, तो कितना चार्ज हो जाएगा, 2x, जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, सिंपल। और देखा जाए Ni3 पॉजिटिव, कितना चार्ज है, +3, और कितने एटम्स है या कितने Ni3 पॉजिटिव है, इतने। अगर देखा जाए ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है, 1, और चार्ज कितना है, -2। कंप्लीट चार्ज देखा जाए इसमें कितना है, 0। सिंपल बात, जो हम नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी करते हैं। अगर देखा जाए Ni2 पॉजिटिव कितने थे, x एटम्स थे, x एटम्स के ऊपर चार्ज कितना था, +2, तो ये या 2x, इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम देखें, इसको सॉल्व करें, क्या बन जाएगा, 2x प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू, तो ये बन जाएगा 2.94 - 3x - 2 = 0। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, क्या बन जाएगा, -x = -0.94x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.94। मतलब 0.98 में से 0.94 क्या है आपके, Ni2 पॉजिटिव, और Ni3 पॉजिटिव कितने हैं आपके, 0.04। ठीक है, ये कितने हैं आपके, 0.04। ठीक है, तो अगर परसेंटेज निकाली जाए तो परसेंटेज ऑफ Ni2 पॉजिटिव कितने हैं, 0.94, टोटल कितने, 0.98 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी परसेंटेज आपके पास निकल के आएगी 96%। तो अगर ये 96% है तो Ni3 पॉजिटिव कितने होंगे, 4% होंगे। तो ये न्यूमेरिकल है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार आपको पूछा जाता है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
ओके, कंडक्टिविटी के ऊपर जो आपका इफेक्ट है टेम्परेचर का, वो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बैंड थ्योरी आपको यहाँ पे दे रखी है। तो सिंपल शब्दों में हम बैंड थ्योरी को पहले समझेंगे कि बैंड थ्योरी में क्या होता है। लिथियम के एग्जाम्पल से हम उसको समझेंगे, फिर मेन जो हमारा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन, वो वहाँ से आएगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो बैंड थ्योरी बेसिकली देखा जाए, लेट अस सपोज हम लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी। अगर मैं Li2 की बात करूँ तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1 सॉरी। तो 2 लिथियम हो गए आपके 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर देखा जाए तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है खाली, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, भरे हुए हैं। अगर देखा जाए, मान लो कोई भी क्रिस्टल है तो उसमें क्या होंगे, लिथियम के बहुत सारे एटम्स होंगे। लिथियम के क्या होंगे, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। मान लो लिथियम का एक एटम आ गया, दूसरा एटम आ गया, तो देखा जाए तो वहां पे क्या बनेंगे, इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम बनेंगे। वहां पे क्या बनेंगे, लिथियम के बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेंगे। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। मान लो अगर मेरे पास 4 लिथियम आ गए, मेरे पास आगे मान लो Li3 आ गया। ठीक है, तो कितने ऑर्बिटल होंगे, 3, 1 2 3। तो ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे बॉन्डिंग। ठीक है, 2 क्या बन जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग। अगर देखा जाए मान लो मेरे पास कितने लिथियम आ गए, 3 लिथियम आ गए। ठीक है, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, एक बनेगा नॉन बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कोई भी अगर क्रिस्टल है उसमें क्या होंगे, बहुत सारे लिथियम एटम्स, बहुत सारे वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप होने की वजह से, इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होगा, जितने भी उनके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उन सब ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज हैं वो क्या हो जाएंगी, इस तरह से एक दूसरे के क्या होंगी, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरह का यहाँ पे एनर्जी बैंड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरह का यहाँ पे एक एनर्जी बैंड बन जाएगा। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग, अब देखो 3 लिथियम होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, जितने भी लिथियम होंगे वो क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और जो उनकी ये ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जीज सिमिलर होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी जो एनर्जीज हैं वो क्या होंगी, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। उस वजह से यहाँ पे क्या बन जाएंगे, आपके बैंड बन जाएंगे। बैंड का मतलब है ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, एक दूसरे से मिलती जुलती है, और वो क्या है, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे होंगे तो उनको हम क्या करेंगे, एक एनर्जी बैंड की फॉर्म में लिखेंगे। तो मतलब हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, बहुत सारे एनर्जी बैंड्स बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जीज क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, आपके एनर्जी बैंड्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, आपके एनर्जी बैंड्स बन जाएंगे। बस यही तो यहाँ पे समझने की बात है। यहाँ पे क्या बन जाएंगे, आपके एनर्जी बैंड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो जो फील्ड एनर्जी बैंड होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड। और जो खाली होते हैं उनको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। उनको क्या बोला जाता है, कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको बोला जाता है फॉरबिडन जोन। अच्छा, इसको ध्यान से समझेंगे आप। यहीं से मैं एक सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताऊंगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। वो क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स। उनको क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी बोला जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर्स को। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल हो गया सिलिकॉन। तो बैंड थ्योरी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से आगे जुड़ा हुआ होगा। ओके, तो बेसिकली ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है। तो होता क्या है, जैसे हम इनको हीट करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपके ये कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो उसकी वजह से क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमना शुरू कर देंगे। तो उसकी वजह से इनकी जो कंडक्टिंग पावर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ये वाला कंसेप्ट इसमें लगाएंगे। ठीक है, देखा जाए ध्यान से, लिथियम में देखा जाए 2 इलेक्ट्रॉन थे सिग्मा 2s में, और ये था खाली सिग्मा स्टार 2s। ठीक है जी। अब हुआ क्या, सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ पहले, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन,
विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस। अब वो क्यों बढ़ती है, ध्यान से समझेंगे। तो ये हो गया आपके वैलेंस बैंड, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। तो बीच में इनमें क्या होगा, एनर्जी का गैप होगा। बीच में क्या होगा, इनका एनर्जी का गैप होगा। एक चीज़ आपको और पता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वजह से बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है, बट जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो बॉन्ड टूट जाता है, टूट जाता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर उसका फिर कम हो जाता है। तो ये है आपके प्योर सेमीकंडक्टर्स। हमने क्या कर दिया, इनको हीट सप्लाई करना शुरू कर दिया। हमने क्या कर दिया, इनको हीट सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो हीट सप्लाई करने की वजह से क्या होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि जैसे हम हीट दे रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या कर जाएगा, सिग्मा 2s से कहाँ चला जाएगा, सिग्मा स्टार 2s में चला जाएगा। जैसे उसको एनर्जी मिली तो वो कहाँ चला गया, सिग्मा 2s से कहाँ चला गया, सिग्मा स्टार 2s में चला गया। तो जब वो ऊपर चला जाएगा, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0। मतलब जो ये वाला बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। वैसे ही जैसे हमने एनर्जी सप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोले तो वैलेंस बैंड में था। जैसे ही हमने इसको एनर्जी सप्लाई करना शुरू कर दिया तो इसने जंप मार के ये कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। कंडक्शन बैंड का मतलब है ये कहाँ चला गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला गया। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो गए, आपके जो बॉन्ड्स हैं वो टूटना शुरू हो गए। वो टूटना शुरू हो गए तो उसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो क्या हो गई, बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, भागना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है जी। वेयर एज अगर इंसुलेटर्स की बात की जाए, इंसुलेटर्स में क्या होता है, फॉरबिडन जोन या जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा। एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ज़्यादा। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर नहीं जा पाता। क्लियर। और अगर बात की जाए कंडक्टर्स, जो कंडक्टर्स हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो जाती है। अगर किसकी बात की जाए, मेटालिक कंडक्टर्स की बात की जाए तो उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, होल्स क्रिएट होने लग जाते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी क्या करने लग जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के जो मोशन है उसको क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से उनकी जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ कम हो जाती है। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जो आपके प्योर सेमीकंडक्टर, जो आपके प्योर एक ही सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं, उनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। इनको क्या की जाती है, एनर्जी सप्लाई की जाती है। तो एनर्जी सप्लाई करने की वजह से ये क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। इनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको क्या बोला जाता है, डोपिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोपिंग वो प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, इंप्यूरिटीज को ऐड किया जाता है। इंप्यूरिटीज को ऐड किया जाता है किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, ताकि उनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। ताकि जो उनकी कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है जी। तो इसके बेसिस पे हमारे दो तरह के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। एक हो गए एन टाइप। ओके, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें क्या डाली जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी। इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी डाली जाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, ये है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या की जाएगी, डोपिंग की जाएगी। डोपिंग का मतलब इसमें इंप्यूरिटी ऐड की जाएगी। तो मैं इसमें ऐसी इंप्यूरिटी ऐड कर रहा हूं जो कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच देखा जाए तो सिलिकॉन जो है आपका वो है ग्रुप 14 का मेंबर, वो है ग्रुप 14। ठीक है। तो इसमें क्या की जाएगी, ग्रुप 15, एक ग्रुप ज्यादा, ग्रुप 15 की इंप्यूरिटी ऐड की जाएगी। क्योंकि ग्रुप 14 में अगर देखा जाए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p2, और फॉस्फोरस जो ग्रुप 15 का है उसके 3s2 3p3। तो इसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में है 4। ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी, क्योंकि इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसमें क्या किया जाएगा, फॉस्फोरस को ऐड किया जाएगा। किसको ऐड किया जाएगा, फॉस्फोरस को। तो फॉस्फोरस क्या करेगा, 4 बॉन्ड किसके साथ बना देगा,
सिलिकॉन के साथ बना देगा, बट एक जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। ठीक है, फास्फोरस क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज होंगे, बट जो 5वां इलेक्ट्रॉन है होगा क्या, यहाँ आते हैं आपके बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ आते हैं नॉन बॉन्डिंग, जिन्होंने बॉन्ड की पार्टिसिपेशन में, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ आते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, या इसको कौन सा बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और इसको बोला जाता है वैलेंस बैंड। इसको क्या बोला जाता है, वैलेंस बैंड। तो होगा क्या, फास्फोरस ऐड करने की वजह से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन तो कहाँ होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बट एक इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो कहाँ जाएगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं जो यहाँ पे एनर्जी गैप है इन दोनों के बीच का, वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया। एनर्जी गैप क्या हो गया, बहुत कम। पहले जो एनर्जी गैप था, पहले जो था सारे, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, अगर यहाँ सिलिकॉन होता तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, यहाँ पे, ये कहाँ थे, सिग्मा ऑर्बिटल में थे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थे, तो एनर्जी गैप क्या था, बहुत ज्यादा। बट फास्फोरस ऐड करने की वजह से क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो क्या किए, सिग्मा बॉन्ड बनाए, बट एक इलेक्ट्रॉन क्या रहा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला गया। अब क्या हो गया, यहाँ से एनर्जी का जो गैप है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली कहाँ जा सकता है, वैलेंस बैंड में चला जा सकता है। ठीक है जी, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, भागना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। इसीलिए इसको क्या बोला गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बोला गया। एन टाइप का मतलब है नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी तरह का जो सेमीकंडक्टर बनता है जिसको बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोला जाता है पी टाइप। पी टाइप में क्या डाला जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्यूरिटी, डेफिशिएंट इंप्यूरिटी। जैसे अभी हमारे पास कौन है, सिलिकॉन है, अभी हमारे पास कौन है, सिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन में क्या किया जाएगा, अभी देखा जाए तो सिलिकॉन हो गया ग्रुप 14 का मेंबर, सिलिकॉन 3s2 3p2। तो इसमें क्या डाली जाएगी, ऐसी इंप्यूरिटी डाली जाएगी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो, मतलब ग्रुप 13 की इंप्यूरिटी, ग्रुप 13 की इंप्यूरिटी। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया। ठीक है, इनको क्या किया जाएगा, इसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, ओके, तो अगर मैं बोलूँ इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम ऐड कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम 3s2 3p1। तो वैलेंस शेल में 3 है, यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम को ऐड कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम को ऐड कर रहा हूँ। अब एल्यूमिनियम को ऐड करने की वजह से क्या हुआ, सिलिकॉन था, एक बॉन्ड इसके साथ बना दिया, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ। तो यहाँ वाला जो सिलिकॉन है, ठीक है, जो ये वाला सिलिकॉन है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या रह गया, फ्री रह गया, क्योंकि एल्यूमिनियम ने क्या कर दिए, 3 बॉन्ड बना दिए। उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो ये जगह थी, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास है 3 ही, तो इसने क्या कर दिया, 3 बॉन्ड बना दिए। तो सेम यहाँ पे भी वही सिचुएशन थी, यहाँ पे 2 चले गए, यहाँ पे क्या रह गया, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में रह गया। मतलब ये हो गया कौन सा बॉन्ड, वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो अब ये क्या कर सकता है, इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकता है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कंडक्टिविटी बढ़ी, इसमें हम मानते हैं कि किसकी वजह से बढ़ी, होल्स की वजह से बढ़ी, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से बढ़ी। इसीलिए इसका नाम दिया गया है पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी। तो ये था आपका सॉलिड स्टेट। तो इसमें थोड़ा बहुत हमको दे रखा है मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है, वो आपने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ लिया है कि डायमैग्नेटिक क्या होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पैरामैग्नेटिक जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म की जो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं जो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, जो आपके डोमेन्स हो गए, डोमेन क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। डोमेन्स का मतलब है बहुत सारे एटम्स या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो किसी भी सिस्टम में है,
और एंटी फेरो में क्या होते हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, क्योंकि एक डोमेन ऊपर दूसरा डोमेन नीचे, ये हो गए एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है जी। नेक्स्ट हो गया आपके फेरी। फेरी में क्या होगा, जो डोमेन्स हैं वो क्या होंगे, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। कुछ एक ज़्यादा एक डायरेक्शन में होंगे, कम एक डायरेक्शन में होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सॉलिड स्टेट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये हेल्पफुल लगी होगी बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपका कोई भी डाउट है इस होल चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी उम्मीद के साथ कि बोर्ड एग्जाम में अब आपका ये कंप्लीट हो चुका है, इसके बाहर से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ आपका सॉल्यूशन। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।